बहुत ही बड़ी जॉइंट फैमिली से आती हूँ। कभी हमारे यहाँ कोई फंक्शन हो जाए तो 25-30 लोग तो हम आराम से घर के ही हो जाते थे, किसी बाहर वाले की ज़रूरत ही नहीं। और बचपन से ही मैंने अपनी मॉम को सबके लिए काम करते हुए देखा है। फिर चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, हर किसी की पसंद नापसंद उसको पता होती थी। किसको भिंडी पसंद है, किसको आलू, किसको तीखा ज़्यादा चाहिए, किसको कम नमक वाला, ये उसे बखूबी पता होता था। और हर किसी के लिए उसकी पसंद नापसंद की चीज़ हमेशा वो बना देती थी, बिना थके, बिना रुके, बिना कोई भी शिकायत किए। कभी ऐसा नहीं बोला कि उन्हें क्या पसंद है, कभी ये नहीं सोचा कि वो भी थक गई होगी, कभी ये नहीं सोचा कि चलो आज अपने मन का बना लेती हूँ, मुझे तो ये खाना पसंद नहीं, मैं आज वो बनाती हूँ जो मुझे पसंद है। कभी ये नहीं कहा कि मेरी चॉइस क्या है, मेरी क्रेविंग्स क्या हो सकती हैं, कभी भी नहीं। उस वक्त बचपन में तो ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती थी, बस लगता था कि माँ एक सुपर वुमन है। लेकिन आज जब हम बड़े हो गए हैं, खुद घर संभाल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बखूबी समझ में आती हैं कि माँ ने कितनी सैक्रिफाइसेस अपने टाइम में की होंगी। और कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि जितना वो करती थी उतना कभी हम कर पाएंगे, या फिर क्या हम चाहते हैं कि हमारी बेटी भी आगे चल के वही सब करे? वेल, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरा जवाब है नहीं। मैं नहीं चाहती कि मैं भी उसी ज़माने को बिलोंग करूं या वैसे ही काम करूं जैसे कि वो करती थी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन मैं आज के ज़माने की हूँ। खुद की पसंद, अपनी चॉइसेस, अपनी खुशियों का ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मेरी पसंद नापसंद भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मेरे बाकी घर वालों की। सैक्रिफाइस तब तक अच्छा लगता है जब तक कि वो दिल से हो, अपने ऊपर बोझ बनकर नहीं। इसलिए आज मेरा मन अगर कुछ खाने को कर रहा है तो मैं उठूंगी और उसे ज़रूर बनाऊंगी, फिर भले ही वो मैगी हो या कॉफ़ी। बिना गिल्ट, बिना लॉजिक, बिना ये सोचे कि सब क्या कहेंगे। और ये बात सिर्फ किसी होम मेकर की या वर्किंग लेडी की नहीं है, ये बात हर उस लेडी की है जो कि अपनी इच्छाओं को दबा देती है, जो सोचती है कि उसकी परिवार की पसंद ही उसकी पसंद है, और फिर धीरे धीरे खुद की चॉइसेस कहीं पीछे छूट जाती हैं। ऐसे जीने से क्या होता है? खुद को हम भुला देते हैं, खुद की देखभाल नहीं करते, और फिर धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, डिप्रेशन भी होता है। फिर यही फ्रस्ट्रेशन गुस्से में बदल जाता है। गुस्सा छोटी छोटी बातों पर भी आने लगता है और हम समझने लगते हैं कि हम कहीं खुद को भुला चुके हैं, खुद को पीछे छोड़ चुके हैं। सच्चाई ये है कि जब एक औरत दिल से खुश होती है तो उसका परिवार भी खुश होता है, लेकिन जब वो खुद ही को इग्नोर करती है तो अंदर ही अंदर टूटने लग जाती है। इसलिए कभी कभी अपने लिए रुकना ज़रूरी है। रुक के चाहे तो मैगी खा लीजिए या फिर चाय की एक चुस्की ले लीजिए। कॉफ़ी लेके चाहे तो खिड़की पे बैठ जाइए या फिर 15 मिनट कुछ मत कीजिए, सिर्फ खाली बैठे रहिए अगर आपको उसमें खुशी मिलती है तो। अपनी खुशी के लिए ये टाइम ज़रूर निकालिए। सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं है, ये एक ज़रूरत है। और ऐसा भी नहीं है कि सेल्फ केयर के लिए आप महंगे महंगे सैलून में जाके बैठें, महंगे महंगे कपड़े पहनें, अच्छी अच्छी लिपस्टिक लगाएं या फिर महंगे हैंडबैग्स खरीदें। वो हर काम जो आपको दिल से खुशी देता है वो आपके लिए आपकी सेल्फ केयर है, और सेल्फ रिस्पेक्ट भी। इसलिए खुद को ज़रूर प्रायोरिटी दीजिए। जैसे कि मैंने आज खुद के लिए ये मैगी बनाई, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे भूख लगी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरा मन कर रहा था। और मैं चाहूँगी कि मेरी बेटी भी यही सीखे, अपनी पसंद दबा कर नहीं, अपने चॉइसेस के साथ जीना सीखे। खुद को प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी दुनिया को हम प्यार से संभाल सकते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आज ज़रूर उठिएगा और अपने लिए अपनी पसंद का कुछ ज़रूर बनाइएगा, या कोई ऐसा काम ज़रूर करिएगा जो आपको दिल से पसंद हो, फिर चाहे वो 10 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। याद रखिएगा, आपके चेहरे की मुस्कुराहट आपको और सुंदर बना देगी अगर वो मुस्कुराहट सच में दिल से निकली होगी। और दिल से उस मुस्कुराहट के निकलने के लिए आपका अंदर से खुश होना बहुत ज़रूरी है। मैं कोई रंगोली बनाने में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में रहते रहते आई हैव जस्ट फॉलन इन लव विद रंगोली मेकिंग। यहाँ पे रंगोली बनाना
एक सिर्फ कल्चर नहीं है, एक बहुत ही प्यारी सी प्रथा है जो कि अब मैंने भी अपना ली है। मैं कोई रंगोली बनाने में प्रो नहीं हूँ, अभी भी सीख ही रही हूँ, लेकिन हाँ, रोज़ तो नहीं बना पाती, कभी कभी ज़रूर बना लेती हूँ, स्पेशली फेस्टिवल्स के टाइम पे। इस बार दिवाली के टाइम पे जब रंगोली बनाई थी तो तब से ही सोच रही थी कि इन रंगोली के कलर्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँ, क्योंकि अलग अलग रंगों के पैकेट संभाल के रखना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर सोचा बाहर से ख़रीदने के बजाय क्यों ना ये वाला मसाले का डब्बा यूज़ कर लूँ, जो कि मेरे पास बहुत पहले से पड़ा हुआ था। प्लास्टिक का डब्बा था, इसलिए मैंने इसको किनारे कर दिया था। किचन में तो मैं स्टील का ही डब्बा यूज़ करती हूँ मसाले रखने के लिए। ये डब्बा क्योंकि मेरे यहाँ वेस्ट पड़ा हुआ था तो सोचा इसमें सेक्शंस भी हैं, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग रंग भर के रखना इसमें आसान रहेगा। आई होप दिस वर्क्स आउट फॉर मी। अगर आप में से कोई बहुत ज़्यादा रंगोली बनाता है, उनके पास भी बहुत सारे कलर्स हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप अपने रंगोली कलर्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं। फॉर नाउ कुछ भी बाहर से ख़रीदने के बजाय घर पे ही पड़े सामान से मैंने इनको ऑर्गेनाइज़ तो कर दिया है। और हाँ, मैं एक चीज़ और यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि दिवाली के टाइम पे जब मैंने अपनी रंगोली वाइंड अप की थी तो झाड़ू के साथ की थी, जिसमें तब बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बताया था कि इसे झाड़ू से नहीं क्लीन करते हैं बल्कि कपड़े से क्लीन किया जाता है। तो मैं आप सबका ही थैंक यू कहना चाहूँगी जिसने जिसने मेरी ये मिस्टेक पॉइंट आउट की थी। इट्स ऑलवेज़ अ ग्रेट आइडिया टू लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड आई एम ऑलवेज़ ओपन टू लर्निंग। इसलिए मैं तहे दिल से उन सभी का शुक्रिया करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये बात बताई। एंड येस, अब मैंने भी ये फॉलो करना शुरू कर दिया है। रंगोली को जब मैं वाइंड अप करती हूँ तो अब कपड़े के साथ ही करती हूँ, वहाँ पे झाड़ू मैं नहीं मारती हूँ। सो थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू। एक और बहुत कॉमन सी मिस्टेक है जो हम लेडीज़ कर जाती हैं। अगेन, यहाँ पे होम मेकर्स या फिर वर्किंग लेडी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन जनरल लेडीज़ की बात कर रही हूँ। और वो ये है कि हम अपनी खुशियों, चॉइसेस और लाइक्स डिसलाइक्स के साथ साथ अपनी हॉबीज़ भी भूल जाते हैं। आप में से कितनी ही सारी लेडीज़ ऐसी होंगी जो शादी से पहले शायद नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर होंगी, या फिर स्विमिंग चैम्पियन होंगी, या फिर फैब्रिक पेंटिंग बहुत अच्छी करती होंगी, कथक डांसर होंगी, या फिर क्रोशे बहुत अच्छा करती होंगी। लेकिन शायद शादी के बाद ये सब कहीं ना कहीं दब चुका है और हम इन बातों को वापस उभरने भी नहीं देते। हम खुद ही अपनी ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं और दोबारा कोशिश ही नहीं करते कि उन सारी ही चीज़ों को रिवाइव कर पाएँ, क्योंकि रोज़मर्रे की ज़िंदगी के साथ हमें टाइम ही नहीं मिलता। नो वंडर रोज़ की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। खुद के लिए टाइम निकालना नामुमकिन सा लगता है। खुद की हॉबीज़ को ही भुला देना कहाँ की समझदारी है। हॉबीज़ सिर्फ वक्त काटने का तरीका नहीं है, बल्कि एक औरत की पहचान, उसकी इंडिविजुअलिटी, उसकी खुशी का हिस्सा भी होती हैं। इसलिए थोड़ा वक्त ज़रूर निकालिए। रोज़ 1 घंटा नहीं तो हफ्ते में 1 घंटा सही। अपनी पुरानी पसंद को फिर से ज़िंदा कीजिए ताकि आपको खुद महसूस हो सके कि आप सिर्फ एक बीवी या माँ नहीं हैं, बल्कि एक अलग इंसान भी हैं। एक बार अपनी हॉबीज़ को रिवाइव करके देखिए, एनर्जी वापस आ जाएगी, एक नई ऊर्जा सी महसूस होगी, दिल अंदर से खुशी महसूस करेगा, एक अलग ही पॉजिटिविटी आप महसूस करेंगी और वो आपके घर में भी रिफ्लेक्ट होगी। और याद रखिए, बच्चे वैसे ही बनेंगे जैसे आपको देखेंगे। अगर वो आपको खुद की पसंद को छूते हुए देखेंगे तो खुद भी वही सीखेंगे कि उन्हें अपनी पसंद नापसंद की परवाह करनी है। लेकिन अगर आप ही ये सब नहीं करेंगी तो जैसे मम्मी की ड्रीम्स मर गई, वैसे उनकी भी शायद कहीं ना कहीं दब जाएंगी। इसलिए ऐसा ना होने दें। अगली जनरेशन के लिए एक सीख बनिए। खुद को दोबारा जीना सिखाइए, चाहे वो रैकेट फिर से उठाना हो या पेंट ब्रश, पुरानी डायरी खोल के लिखना हो या फिर कोई भी शौक ऐसा हो जो वापस से जिंदा हो जाए और आपको भी जिंदा कर दे। और अगर कोई पुरानी हॉबी याद ना आ रही हो या आप फिर से वो नहीं करना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, कुछ नया उठा लीजिए। कोई भी चीज़ जो आपको एक्साइट करती हो, गार्डनिंग, बेकिंग, फोटोग्राफी, योगा, पेंटिंग, सिंगिंग, रीडिंग, क्विलिंग, जर्नलिंग, जो भी आपको खुशी देता हो, हर वो चीज़ जो आपको मन से करने की इच्छा हो वो आप ले लीजिए। क्योंकि लाइफ का मतलब सिर्फ ड्यूटीज़ निभाना नहीं होता, खुद के लिए जीना भी होता है। हमेशा याद रखिए कि अपनी खुशी को इम्पोर्टेंस दीजिए।
चाहे वो पुरानी हॉबी को रिवाइव करना हो या नए शौक पूरे करना हो। जो आप चाहती हैं उसे दिल से कीजिए और ज़रूर कीजिए, बिना सोचे समझे कीजिए। घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको फेंकने से पहले एक बार ज़रूर सोच लीजिए कि कहीं हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्या। जैसे कि ये चमचे जो अभी मसाला वाले डब्बे से निकली हैं, इनको मैं फेंकूंगी नहीं, ना ही किनारे रखूंगी। तुरंत ही इनको उन शीशियों में डाल दूंगी जो कि मसालों की शीशियाँ ही हैं और किचन में इस्तेमाल होती हैं। हमारी इंडियन किचन में कितने सारे स्पाइसेस यूज़ होते हैं। अब ये चमचे उनको निकालने में काम आएंगी। लेकिन हाँ, चीज़ों को रखने का मतलब ये नहीं है कि आप घर में क्लटर क्रिएट करते रहें। कुछ टाइम तक चीज़ों को संभाल के रखिए। उस टाइम के बाद अगर आपको लगता है कि अभी भी वो चीज़ें इस्तेमाल में नहीं आ रही हैं, देन प्लीज़ डू डिस्कार्ड देम। अदरवाइज अननेसेसरली चीज़ें पड़े पड़े घर में फैली रहती हैं, बिखरी रहती हैं और अननेसेसरी क्लटर क्रिएट होता है। आप ही नहीं, मैं भी ये गलती बहुत बार करती हूँ। जैसे कि ये मटका जो आप अभी देख रहे हैं, इसमें करीबन साल भर पहले हमने बिरयानी ऑर्डर की थी, वो आई थी इसमें, और तब से मेरे गार्डन में पड़ा हुआ था। मैंने सोचा था कि इसका कुछ DIY करूँगी, कुछ इसको डेकोरेट करूँगी और घर में इस्तेमाल करूँगी। लेकिन सोचते सोचते 1 साल निकल गया और ये मटका पड़े का पड़ा ही रह गया। आज फाइनली मुहूर्त निकला है तो सोचा बस अब कर डालती हूँ, ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। सोचते सोचते कि इस मटके का क्या करूँ, क्या बनाऊँ, इसके ऊपर मैंने 1 साल निकाल दिया। और सोचूंगी तो 1 साल और निकल जाएगा और पता चला अगली दिवाली पे मैं घर डीक्लटर करते वक्त इसको बाहर फेंक रही हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि हम प्रोक्रास्टिनेट करते रह जाते हैं, सोचते ही रह जाते हैं, काम को शुरू ही नहीं करते। काम शुरू करेंगे तो काम डेफिनेटली कंप्लीट होगा। ज़रूरत है तो काम को शुरू करने की। एक बार मन बना लिया ना तो वो काम ज़रूर ख़त्म होगा। आज एक रफ आइडिया था मेरे दिमाग में कि कुछ बोहो आर्ट जैसा इसके ऊपर करना है मुझे। तो फाइनली मैंने काम तो शुरू किया, फिर सोचा आगे का आगे देखेंगे। शुरुआत की इसका बेस पेंट करने से कि इसको वाइट पेंट कर दूंगी, आगे अपने आप आइडियाज़ आते रहेंगे। और वही हुआ। जैसे जैसे मैंने इसको पेंट करना शुरू किया, अपनी ग्रीन टी की सिप साथ साथ लेनी शुरू की, अपने आप ही ब्रश भी चलने लगा, आइडियाज़ भी आने लगे और ये बहुत सुंदर तरीके से पेंट हो गया। और एक और बात बताऊं, आप जो भी काम अपने हाथ में लीजिए ना, उसको थरली कंप्लीट करने का सोचिए। मतलब खाना पूर्ति मत कीजिए। अगर आप कर ही रहे हैं किसी काम को तो दिल से अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से उसे कंप्लीट कीजिए। फिर चाहे दिन भर में वो एक ही मेजर टास्क क्यों ना हो। जैसे कि अगर मैं इस मटके को बेस कोट कर रही हूँ तो मैंने इसको 3 बार कोट किया था वाइट पेंट से, ताकि मुझे वो फिनिश मिल पाए जो मुझे चाहिए। 1 या 2 बार ही करके उसे नहीं छोड़ दिया मैंने। काम जो भी करिए थरोली कीजिए। चीज़ों को रीयूज़ करना, रिसाइकल करना एक बहुत ही अच्छी हैबिट है। सस्टेनेबल लिविंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मेरे साथ अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। एटलीस्ट मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि किसी भी चीज़ को अगर मैं रीयूज़ और रीपर्पस कर पाऊँ, देन व्हाई नॉट। एक भद्दा सा दिखने वाला मिट्टी का पॉट मेरे घर का आज एक डेकोर पीस बन चुका है। कैसा लगा आपको ये, मुझे ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। काम खत्म हो जाने के बाद तुरंत ही चीज़ों को संभालते चलिए, ताकि घर में कहीं पे भी बिखराव नज़र ना आए। ये एक हैबिट है जो हमें स्लोली लेकिन ग्रेजुअली अपने अंदर इनकलकेट करनी पड़ती है। ये अपने आप काम सारे नहीं होते हैं। और अगर चीज़ों को फेंकने से पहले उसको हम रीयूज़ करने की बात कर ही रहे हैं, तो ये टी बैग भी हम क्यों जाने दें वेस्ट। ये टी बैग एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है, स्पेशली आपके रोज़ प्लांट के लिए। रोज़ प्लांट नहीं तो किसी भी गमले के अंदर, मिट्टी के अंदर इसको मिला दीजिए और अपने प्लांट्स को फ्लरिश होते हुए देखिए। ये बहुत अच्छी खाद का काम करते हैं, इसलिए डस्टबिन में फेंकने के बजाय गमलों के अंदर इसको डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। पौधों को फ्री की खाद, इनफैक्ट बाजार से खरीदी हुई खाद से भी अच्छी खाद अब मिल जाएगी।
एक और बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है कि बहुत सी लेडीज़ ये बोलती हैं कि घर में जो मेड आती है वो ठीक से काम नहीं करती, उनसे करवाने से तो अच्छा है कि हम खुद ही सारा काम कर लें। लेकिन असल में बात ये होती है कि हमें भी मेड को सिखाना पड़ता है कि वो काम कैसे करे, और कभी कभी में भी महीने में एक बार उसके साथ लगना पड़ता है, चीज़ों को हटाना पड़ता है ताकि वो ठीक तरीके से सफाई कर पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारा काम अपने सर पे ले लें। घर के अनगिनत काम होते हैं, अगर सभी काम हम खुद से करेंगे तो खुद के लिए वक्त कैसे निकालेंगे। छोटे छोटे काम जैसे कि झाड़ू पोछा बर्तन, इसको तो आउटसोर्स किया जा सकता है, इसके लिए डेफिनेटली मेड को रखा जा सकता है। थोड़ा सा टाइम मेड के साथ लगकर काम आसानी से ख़त्म करवा लीजिए और आपको भी टेंशन फिर नहीं होगी। जो समय बचता है उसको अपने ऊपर फ्रूटफुली यूज़ कीजिए, कुछ नया सीखने के लिए या फिर खुद आराम करने के लिए, क्योंकि दिन भर में अदरवाइज इतना सारे कामों में आराम हो सकता है ना मिल पाए। इतना ही नहीं, ये टाइम बचाकर आप यही टाइम अपने बच्चों और परिवार वालों के साथ फ्रूटफुली यूज़ कर सकते हैं। उनके साथ वक्त बिताइए, इन सब कामों के लिए मेड को हायर कीजिए। स्मार्ट होम मेकिंग का मतलब ये नहीं है कि सारे काम आप खुद करें। स्मार्ट होम मेकिंग का मतलब ये भी है कि दूसरों से काम किस तरीके से करवाया जाए ताकि आपका काम थोड़ा कम हो सके। डेलीगेशन ज़रूरी है ताकि आप अपनी एनर्जी सही तरीके से सही जगह यूटिलाइज कर पाएँ। ये मेरे थॉट्स हैं और मैं स्ट्रांगली इनमें बिलीव करती हूँ, इसलिए सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर करूँ। हो सकता है कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोग भी फेस करती हों, शायद इस वीडियो के थ्रू आपकी कुछ मदद हो पाए। तो यही थे कुछ मेरे थॉट्स आज के वीडियो को लेके। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और थोड़ा तो इस वीडियो से मोटिवेशन मिला होगा और आप ये कुछ लाइफ चेंजेस अपने अंदर ज़रूर लाएंगे। आज के वीडियो में आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑन दैट नोट, अब इस वीडियो से मैं नीलिमा लेती हूँ अलविदा। मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।